मेरे स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपको अभी जिस युग में लेकर घूम रही हूँ और वो युग है मध्यकालीन भारत। हम लोग लगातार अपने वीडियो के सीरीज़ में मध्यकालीन भारत को कंप्लीट कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने शुरू किया है सल्तनत काल को, और सल्तनत काल से पहले हमने देखा भारत पर होने वाले अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण को, जिसमें हमने गजनवी, गौरी इन दोनों के द्वारा किए गए आक्रमण को देखा, और भारत में गुलाम वंश की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा जो कि इल्बरी तुर्क था। इसके बाद हम लोगों ने इल्तुतमिश को देखा। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका गुलाम वंश कंप्लीट करा दूं, यानी गुलाम वंश के शासकों के क्रम को पूरा कर दूं, जिसमें अभी आपको रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और शमसुद्दीन यानी क्यूमस जैसे शासकों के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको गुलाम वंश की आखिरी कड़ी की तरफ लेकर चलूं, वक्त है पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में इनमें से कौन सा जंतु नहीं है। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन मौजूद था, जिसमें मैंने आपको ऑप्शन में दिया था हाथी, शेर, गेंडा और बैल। आपको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, उसमें गेंडा का चित्र नहीं है। तो जिन बच्चों ने भी आंसर में गेंडा लिखा है उनके आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गेंडा। ये तो बात हो गई पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न की। अब आज का टॉपिक, और इंतज़ार कीजिए अंत में आज के पूछे जाने वाले प्रश्न का। आज का प्रश्न वीडियो के अंत में, तो वीडियो तक में अंत तक बने रहें और हमारे साथ गुलाम वंश की इस अंतिम कड़ी को पूरा कीजिए। हम लोग मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश को देख रहे हैं। हम लोगों ने कल इल्तुतमिश तक को डिस्कस किया था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश जिसने अपने मरने से पूर्व ही अपने सिक्के पर अपनी पुत्री रज़िया सुल्तान का नाम लिखवा दिया था, यानी कि अपना उत्तराधिकारी रज़िया सुल्तान को घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीर सरदार रज़िया को राजा नहीं बनाते हैं, बल्कि राजा बनाते हैं इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इल्तुतमिश की एक दूसरी पत्नी जिसका नाम था शाह तुर्कान बेगम, उसका पुत्र था। शाह तुर्कान बेगम का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1236 में। लेकिन ये एक अयोग्य व्यक्ति था और इसके शासनकाल में शासन की समस्त बागडोर उसकी माँ तुर्क की जो थी शाह तुर्कान बेगम, उसके हाथों में चली जाती है। शाह तुर्कान बेगम एक निरंकुश महिला थी, शासन की समझ नहीं थी, लोग उससे त्रस्त हो चुके थे। बहुत सारे अमीर सरदार उसे पसंद नहीं करते थे और ये लोग शाह तुर्कान बेगम की हत्या कर देते हैं और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लेते हैं। मात्र 6 महीना 7 दिन का रुकनुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल है। 6 महीना 7 दिन में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बनाकर दिल्ली की जनता और कुछ अमीर सरदार की आग्रह पर रज़िया सुल्तान सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में लेती हैं। रज़िया सुल्तान जो भारत में पहली महिला शासिका बनी भारत की। रज़िया सुल्तान की पिता की इच्छा थी इल्तुतमिश की कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी रज़िया सुल्तान बने। इसके लिए उन्होंने चांदी के टंका पर रज़िया का नाम भी लिखवाया था अपने उत्तराधिकारी के तौर पर, और दिल्ली की जनता की आग्रह पर रज़िया सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में लेती हैं और दिल्ली की गद्दी पर बैठती हैं 1236 में, अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह के हटने के बाद। रज़िया सुल्तान के प्रमुख जो प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आते हैं, जो उसका विरोध करते हैं, उनमें थे निज़ामुल मुल्क जुनैदी,
अलाउद्दीन जानी, सैफुद्दीन कूची, सलारी, ये प्रमुख लोग थे जो रज़िया की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। रज़िया के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आते हैं। रज़िया जो बड़ी ही आत्मनिर्भर और एक साहसी प्रवृत्ति की महिला थी, वो पर्दा प्रथा का त्याग करती है। कुला और कुभा यानी कोट और टोपी पहनकर दरबार में आती है और शासन के सारे निर्णय स्वयं लेती है। उसके शासनकाल में सारे निर्णय लेने की शक्ति उसने अपने हाथों में रखी। इसी दौरान उसका एक नौकर होता है, गुलाम होता है, जो कि अफ्रीकन था और उसका नाम था याकूत। रज़िया को इससे विशेष स्नेह था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि रज़िया उससे विवाह भी करना चाहती थी। बहरहाल याकूत को वो अमीर ए आखूर बना देती है, यानी कि जो उसकी सेना के घोड़ा रखने की जगह होती है, घुड़सवारी की, उसका प्रमुख बना देती है, अमीर आखूर नियुक्त करती है याकूत को। परंतु रज़िया के शासनकाल में कई विद्रोह होने लगते हैं और इसी बीच भटिंडा का जो गवर्नर था, जिसका नाम था अल्तूनिया विद्रोह कर देता है। रज़िया अल्तूनिया के विद्रोह को दबाने के लिए, दमन करने के लिए दिल्ली से कूच करती है। रास्ते में ही याकूत की हत्या हो जाती है। याकूत जो अफ्रीकी हबशी था और रज़िया का कुछ करीबी था, निकट संबंधी था, उसकी हत्या हो जाती है। रज़िया मौके की नज़ाकत देखते हुए जब भटिंडा पहुंचती है तो एक समझौता के तहत अल्तूनिया से विवाह कर लेती है। रज़िया को लगता है कि अगर वो अल्तूनिया से विवाह कर लेगी तो ये विद्रोह शांत हो जाएगा, इस विद्रोह का दमन करने में वो सफल हो जाएगी। अल्तूनिया से विवाह करने के बाद जब वह लौट रही होती है दिल्ली की तरफ वापस, तो उसे पता चलता है कि उसके सौतेले भाई मोइज़ुद्दीन बहराम शाह ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में ले ली है। उसके पीछे में कुछ चालीसा दल के तुर्क सरदारों ने रज़िया की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उसके तीसरे सौतेले भाई, जिनका नाम मोइज़ुद्दीन बहराम शाह था, उन्हें दिल्ली की सियासत पे गद्दी पर बैठाल दिया था। रज़िया अल्तूनिया के साथ भटिंडा से वापस आती है, लेकिन रास्ते में ही अल्तूनिया की हत्या कर दी जाती है और रज़िया किसी तरह जान बचाकर भाग निकलती है। लेकिन जंगल में ही सोई हुई अवस्था में रज़िया की डाकुओं द्वारा हत्या करवा दी जाती है। यहाँ इतिहासकारों में हमें मतभेद देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रज़िया की हत्या डाकुओं के ग्रोह द्वारा कराई गई थी। वो गिरोह जिसने अल्तूनिया की भी हत्या की थी और रज़िया की भी की थी, दोनों की जंगल में की थी। और कुछ का कहना है कि उसके सौतेले भाई मोइज़ुद्दीन बहराम शाह के द्वारा भेजे गए सैनिकों ने रज़िया और उसके पति अल्तूनिया की हत्या की थी। बहरहाल जंगल में ही अल्तूनिया और रज़िया दोनों की हत्या हो जाती है दिल्ली पहुंचने से पूर्व 1240 ईस्वी में। तो 1236 से 1240 का पीरियड, जो कि रज़िया सुल्तान के नाम से गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका का शासनकाल है। अगर हम एक नज़र डालें रज़िया की असफलताओं पर, तो रज़िया के असफल होने का प्रमुख कारण माना जाता है उसका स्त्री होना, क्योंकि अगर वो स्त्री न होती तो भारत के महान शासकों में एक होती जो उसकी योग्यता थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, कूटनीति, सैन्य नीति, सब में पारंगत, निर्णय क्षमता, कहीं से कोई कमी उसमें थी नहीं। लेकिन लोग उसके विरोधी इसलिए हो गए क्योंकि वो एक महिला थी। रज़िया की असफलता का दूसरा कारण माना जाता है रज़िया के विरुद्ध तुर्क अमीर सरदारों के षड्यंत्र को। और अगर तीसरा असफल कारण देखें तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से विवाह करना ही रज़िया की सबसे बड़ी भूल थी। परंतु वजह जो भी रही हो, रज़िया का पीरियड 1240 में समाप्त हो जाता है और इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है उसका सौतेला भाई, जिसका नाम था मोइज़ुद्दीन बहराम शाह। 1240 में गद्दी पर तुर्क सरदारों की सहायता से बैठता है। तुर्क सरदार
इसे बैठालते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत जल्दी इससे उब भी जाते हैं, क्योंकि ये निर्णय लेने लगता है। और 1242 में 2 साल के बाद ही मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को गद्दी से उतार देते हैं। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के ही शासनकाल में एक पद बनाया गया था नायबे मुमलिकत का। नायबे मुमलिकत ये पद वो पद था जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो राजा की सारी शक्तियां निहित थी, यानी राजा नाम मात्र के और सारी शक्तियां नायबे मुमलिकत के हाथों में दे दी गई थी। वजीर का पद था। परंतु 1242 में ही मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है और इल्तुतमिश के बड़े बेटा के बेटा यानी इल्तुतमिश के पोता अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाला जाता है। यहाँ इल्तुतमिश के बाद देखिए कि बार बार सत्ता परिवर्तन हो रही है। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह मात्र 6 महीना 7 दिन। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रज़िया सुल्तान मात्र 4 साल। रज़िया सुल्तान के बाद मुइज़ुद्दीन बहराम शाह मात्र 2 साल और मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि इल्तुतमिश का पोता था। ये जब गद्दी पर बैठता है तो 1242 में बैठता है और इसका पीरियड भी बहुत छोटा, मात्र 4 साल का, 1242 से 1246। और इसी के समय में नायब मुमलिकत के पद पर बैठता है बलबन, ग़ियासुद्दीन बलबन। ये अब राजा जो है वो केवल नाम मात्र का हो गया और सारी शक्तियाँ नायब मुमलिकत के हाथों में निहित हो रही थी धीरे धीरे। और इसके बाद अंतिम इल्बरी तुर्क यानी इल्तुतमिश का वंशज जो गद्दी पर बैठता है वो था नसीरुद्दीन महमूद, जिसकी जीवनी तबाक़त नसीरी में लिखी हुई है। नसीरुद्दीन महमूद बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, शांत मन का व्यक्ति, शासन से कोई रुचि नहीं ज़्यादा। इसके शासनकाल में नायब मुमलिकत जो होते हैं जिनका नाम था ग़ियासुद्दीन बलबन, सारी शक्ति इनके पास थी। ये राजा के छत्रक का भी इस्तेमाल करते थे, राजा के सारे निर्णय भी यही लेते थे। यहाँ तक के नसीरुद्दीन महमूद अपने जीवन यापन के लिए पैसा कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है उसे हाथ से लिखकर और मार्केट में उसे बेचकर जो पैसा प्राप्त होता था उससे अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी टोपी भी ना करती थी, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति थे ये दोनों। और उसकी पत्नी कौन थी? उसकी पत्नी बलबन की पुत्री थी, यानी बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया। तो बलबन नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बनता है नायब मुमलिकत भी, और बलबन नसीरुद्दीन महमूद का ससुर भी था क्योंकि उसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया था। नसीरुद्दीन महमूद 20 साल तक लगभग दिल्ली की सत्ता पर रहता है, लेकिन नाम मात्र का राजा। सारी शक्तियाँ ग़ियासुद्दीन बलबन के हाथों में सीमित रहती है। 1266 से लेके 66 कह रहे हैं 1200 नसीरुद्दीन महमूद 1245 से लेकर 1266 तक शासक रहता है, 1245 से 1266 तक। और इस पीरियड में सारी शक्ति एज ए वज़ीर, एज ए नायब मुमलिकत बलबन के हाथों में रहती है। हालांकि इस बीच में बलबन को दिल्ली से हटा भी दिया जाता है, लेकिन बाद में वो पुनः वापसी करता है और पुनः दिल्ली में नायब मुमलिकत का पद संभालता है। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन शासक बनता है। जब बलबन शासक बनता है ग़ियासुद्दीन बलबन, तो यहाँ से इल्बरी वंश का अंत होता है और बलबनी वंश की शुरुआत होती है। बलबन जो कि बलबनी वंश का था, गुलाम वंश में ही इल्बरी तुर्क, बलबनी तुर्क ये सब आते हैं, तो बलबनी था बलबन। बलबन 20 साल तक तो नायब मुमलिकत रहा, यानी कि वज़ीर के पद पर, और 20 साल तक एज ए दिल्ली सल्तनत के शासक शासन करता है। बलबन ने दरबार में पाबोस प्रथा और सजदा प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने
नौरोज़ जो ईरानियों का उत्सव था उसे मनाने की शुरुआत की। बलबन ने अपने दुश्मनों के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन के शासनकाल में विद्वानों को संरक्षण मिला। कई सारे विद्वान बलबन के दरबार में रहते थे, जिनमें अमीर खुसरू भी एक प्रमुख विद्वान हैं। बलबन का शासनकाल विद्रोहों के दमन के लिए, सत्ता के एकाग्रता के लिए, राजा के दैवीय शक्ति के लिए और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। सजदा और पाबोस प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने। राजा का छत्रक इस्तेमाल करने वाला शासक कौन था? बलबन था। बलबन किस वंश से संबंधित रखता था? तो बलबनी तुर्क था। बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया था। और अमीर खुसरू जो 7 बादशाहों के साथ काम करने के लिए, 7 बादशाहों का शासनकाल देखने के लिए जाने जाते हैं, वो किसके समय में उनका शुरुआत होता है? तो बलबन के समय में। बलबन के बड़े बेटा के साथ अमीर खुसरू अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हैं, लेकिन बलबन के जीवन काल में ही उसके बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु के बाद 1287 में बलबन की मृत्यु होती है और उसका दूसरा पुत्र, जिसका नाम कैकुबाद था, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कैकुबाद जो कि एक भोग विलास में विलिप्त, हालांकि बलबन जब से राजा बना उसने मदिरा छोड़ दिया था, यानी शराब पीना छोड़ दिया था। उसने कई प्रकार के ऐसे कार्य जो शरीयत के अकॉर्डिंग सही नहीं थे, इस्लामी धर्म के अनुसार, उन सब का त्याग कर दिया था। बलबन ने अपना जीवन राजा बनने के बाद धार्मिक अनुसार गुजारा और वो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहिए या ईश्वरीय शक्ति से विलिप्त मानता था। लेकिन उसका बेटा कैकुबाद इसके विपरीत भोगी, विलासी और राजकाज से बिल्कुल अनजान था। उसे राजपाट की कोई भी जानकारी नहीं थी। कैकुबाद के समय अराजकता फैल जाती है, लोग उससे तंग आ जाते हैं और अंततः कैकुबाद की हत्या जहर देकर कर दी जाती है। कैकुबाद की मृत्यु के बाद उसके 3 वर्षीय पुत्र, जिसका नाम शमसुद्दीन था और क्यूमस भी उसका नाम मिलता है, उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाला जाता है और उसकी मां संरक्षिका के रूप में कार्य अपने हाथों में लेती है। लेकिन उसके सेनापति फिरोज शाह तुगलक द्वारा उसका वध कर दिया जाता है और दिल्ली की सत्ता फिरोज शाह तुगलक नहीं, फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि उसका सेनापति था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा क्यूमस का वध कर दिया जाता है, शमसुद्दीन का, जो 3 वर्ष का बालक था, और गुलाम वंश का अंत हो जाता है। और गुलाम वंश के अंत के साथ ही एक नए राजवंश खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो ये इन शॉर्ट एक स्टोरी थी गुलाम वंश के शासकों की। आई होप कि इससे बहुत सारे आपके प्रश्न हल हो गए होंगे। याद रखिएगा कि बलबन के दरबार में सबसे ज़्यादा विद्वान होते थे, जिसमें अमीर खुसरू प्रमुख विद्वान हैं। उसके बाद यहाँ चिकित्सक मौलाना हमीमुद्दीन थे, एक ज्योतिष्य भी होते थे उनके दरबार में, यानी कई विद्वान बलबन के दरबार में हमेशा रहा करते थे। बलबन को विद्वानों को संरक्षण देने के लिए भी जाना जाता है। तो अगर हम कहें तो गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक तो बलबन था, लेकिन बलबन के बाद कैकुबाद और शमसुद्दीन भी शासक बने, तो अंतिम शासक हम बलबन को नहीं कह सकते हैं। तो 1206 में जिस गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई, उसकी समाप्ति 1290 में शमसुद्दीन की हत्या के साथ होती है और नया राजवंश खिलजी राजवंश की शुरुआत होती है। तो हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे खिलजी राजवंश की, जिसकी नाम की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने डाली थी।
आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, लेकिन अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, बीबीसी द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मीराबाई चानू, मिताली राज। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मीराबाई चानू, मिताली राज। सही आंसर कमेंट करके दें और मेरा सही आंसर कल के वीडियो में आपके लिए मौजूद होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर पेज पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इन सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय।